सीधा नोट, और इसका आंसर हुआ सी। अगर वो कहते हैं आपसे 7 गुनी है तो आंसर देंगे 4 गुनी है। अगर वो कहता है 8 गुनी है तो आंसर देंगे 3 गुनी है। मतलब अगर एक संख्या अपने अंकों के योग से k गुनी है तो अंकों को बदलने से बनी संख्या उसी अंकों के योग से कितनी होगी, 11 माइनस k गुनी होगी। ये इसका अर्थ है। तो ये ध्यान रहेगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग अमित, गुड मॉर्निंग प्रजापत। ये 19वां सवाल क्लियर हो गया आपका। ये सीधा नोट है हमारा। कई बार क्या करता है, n गुना करता है तो 11 माइनस n कहेंगे आप। कई बार यहाँ पर वो गुना दे देता है हमें, 7 गुना कह रहा है तो 4 गुना आंसर देंगे आप। इन दोनों का जो टोटल होता है ना वो 11 होता है। सीधी सी बात यह है कि एक संख्या है, अपनों के अंकों के योग से अगर k गुनी है तो अंकों को बदलने से बनी संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों को योग को 11 माइनस k से गुना करना पड़ेगा। तो ये था हमारा 19वां क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं हम 20वें क्वेश्चन की बात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 20वां। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कोई संख्या है जिसमें सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल कितना है, 18 है। यदि अंकों को आपस में उलट दिया जाता है तो संख्या 396 कम हो जाती है। तो उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और इकाई वाले अंक, दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम बेसिक बात करें, देखो यहाँ पर 3 अंक वाली संख्या गई तो 3 अंकों वाली संख्या को x बाई जेड मान सकते हैं हम, ठीक है ना। अब मैं एक बेसिक समीकरण बताता हूँ आपको, उससे करना नहीं हमको, लेकिन ये कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या को हम x बाई जेड मानते हैं। यहाँ पर आपका z इकाई का अंक हो गया, y दहाई वाला अंक हो गया और x क्या सैकड़े वाला अंक हो गया। अगर इसको विस्तार से लिखना चाहते हैं तो 100x प्लस 10y प्लस z करेंगे इसको। तो इकाई वाले को 1 से गुणा करते हैं, दहाई वाले को 10 से गुणा करते हैं और सैकड़े वाले को 100 से गुणा करते हैं। तो ये 100x प्लस 10y प्लस z हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। सैकड़े वाला जो अंक यानी x की जो वैल्यू है वो इकाई से क्या है, दोगुनी है। तो इकाई हमारा क्या मान रखा है हमने यहाँ पर, इकाई z मान रखा है आपने। तो z बराबर दे रखा है आपको 2x। एक ये समीकरण हो गई। सैकड़े के स्थान वाला जो अंक है यानी x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है हमारे पास वो इकाई वाले अंक से क्या है, दोगुना है, यानी 2z है। ये ऐसे है, ये सैकड़े वाला अंक हमारा x हो गया, x बराबर 2z हो गया। तो इसने बोला कि अंकों का योग 18 है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 हो गया। ये तीसरी बात हो गई। फिर इसने बोला कि यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, अब देखो अगर x बाई जेड है और x बाई जेड को अगर उल्टेंगे तो देखो z बाई x बन जाएगा ये। फिर क्या बोल रहा है, उलट दिया जाता है तो वो संख्या 396 कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये संख्या जो नई संख्या बनी हमारी वो कम हो जाती है। इसका मतलब संख्या पहले बड़ी थी अब ये छोटी हो जाती है। तो x बाई जेड माइनस जेड बाई एक्स का जो अंतर है वो कितना है, 396 है। अब इसको आप विस्तार से खोलेंगे, 100x प्लस 10y प्लस जेड माइनस 100z माइनस 10y माइनस एक्स, उससे समीकरण बनेगी हमारे पास। यहाँ से एक समीकरण ये आ चुकी है, एक समीकरण ये आ चुकी है। इन तीनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमारे x बाई जेड के अंक आएंगे। तो उससे कर सकते हैं हम आराम से, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है क्योंकि इससे तो काफी टाइम लग जाएगा हमारा। हम इसको वैसे बिना किसी ऑप्शन के करते हैं, डायरेक्ट करते हैं हम। कैसे, देखो क्वेश्चन बोलता है कि भैया हमारे पास में 3 अंकों वाली कोई संख्या थी। 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई से दोगुना है। जैसे मान लो इकाई हमारा 1 मान लेते हैं हम, तो ये 2 हो जाएगा, दोगुना हो गया ना। सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से क्या है, दोगुना है। तो अब यहाँ पर कोई अंक और है यहाँ पर। फिर इसने ये भी बोल रखा है कि उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। तो देखो 2 अंक तो आ ही चुके ना हमारे पास, इनका योगफल 3 बैठ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 15 बैठना चाहिए। अगर ये 15 आता है तो 15 और 3 18 हो जाएगा ना। लेकिन जैसे ही तुम 15 लिखोगे बीच में, ये आपकी 3 अंकों वाली संख्या नहीं रहेगी। ये आपके पास देखो 4 अंक हो गए, 1 2 3 4 अंक हो गए। इसका मतलब ये कंडीशन फेल हो गई। मैंने 1 लिया तो यहाँ 2 लिया, अब मैं यहाँ देखो 2 लेता हूँ। अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो देखो यहाँ 4 लेता हूँ, दुगना हो गया ना। अभी देखो 6 हो गया, तो इसके अंदर क्या आ गया, 12 आ गया। अब देखो 12 से 18 बैठा, लेकिन ये भी फेल हो गया। इसमें भी देखो 4 अंक बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 अंक, संख्या 3 अंकों वाली है तुम्हारे पास। अब मैंने 1 का एग्जाम्पल ले लिया, 2 ले लिया, 3 लेता हूँ मैं। 3 लूंगा, देखो यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा, डबल है ना इसका। तो 6 और 3 9 गया, फिर यहाँ पर 9 आएगा। तो ये संभावना हो सकती है इसकी, जो 6 और 3 9 तो ये हो गया, 9 ये तो 18 हो गया। अंकों का योगफल 18 बोला है इसने, इसका मतलब ये एग्जाम्पल हो सकता है। अब इसने बोला कि अंकों क्रम बदल दो। अब मैं इसको ही चेक करता हूँ, तो अंकों क्रम बदलूंगा, 6 9 3 है तो 396 हो जाएगा, 396 हो गया ना। अब यदि कहता है कि जब अंकों क्रम बदलते हैं तो ये संख्या जो है नई वाली, ये इससे कितनी कम हो जाती है, 396।
इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 3 क्षण में आना चाहिए। अब देखो 3 क्षण में आ रहा है, 13 में 6 घटाओ 7 आता है, इसका मतलब नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल भी फेल हो गया, ये एग्जाम्पल भी फेल हो गया हमारा, कि यदि मैं 3 लिया तो ये 6 लिया, तो ये 9 बीच में क्यों लिया कि तीनों का योग 18 था, अंकों का योग। अब मैंने क्रम बदला तो संख्या ये बनी। अब ये कहता है इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 3 में। कम का मतलब होता है अंतर। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 4 लेता हूँ। देखो 4 यहाँ लेता हूँ तो यहाँ पर 8 लेना पड़ेगा, दोगुना है ना ये, तो 12 हो चुका है, 6 यहाँ पर लेना पड़ेगा फिर आपको। तो 8 और 6 14 4 18 हो गया। अब देखो इसका क्रम बदलते हैं हम, तो 4 6 और 8 आ गया। 8 6 4 का क्रम बदला, 4 6 8 आ गया। इन दोनों का अंतर लेके देखो, अब 8 6 4 में से जब 4 6 8 घटाते हो आप, तो कितना कम हो रहा है, 14 में से आ गए 6 बचे, और ये 9 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एग्जाम्पल तुम्हारा बिल्कुल फिट था इसके अंदर, लास्ट वाला। तो इस प्रकार से करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम बिल्कुल बेसिक ढंग से कर रहे हैं इसको, आराम से कर रहे हैं इसको। ये एक लिया, दो लिया, एक से चालू कर दिया, 1 2 3 4, एक के बाद 2 क्यों लिया कि दोगुना है, फिर अंकों को 18 दे रखा है उसने, तो आराम से चेक कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब 3 ऑप्शन फेल हो चुके हैं, और ये चौथा हमारा आंसर हो चुका है। लेकिन उसने संख्या नहीं पूछी हमसे, वो क्या पूछ रहा है हमसे, सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर। सैकड़ा वाला ये अंक है, दहाई वाले अंक है, तो 8 और 6 का अंतर पूछ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। और हमारा जो आंसर है वो 8 और 6 का अंतर पूछा है उसने, तो 8 माइनस 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये सवाल था, और वैसे भी आपको आना चाहिए, जो पहले विस्तार से बताया था मैंने आपको कि भाई 3 अंकों वाली संख्या को कैसे लिखते हैं हम। गुड मॉर्निंग एचएम। एक बार और बताई तो आपको, 3 अंकों वाली संख्या थी, उसमें सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई से दुगना था, तो सैकड़े वाला एक एक ये सैकड़े वाला हमने इकाई वाला 1 माना, तो सैकड़े वाला 2 माना, और इसको 15 क्यों माना कि तीनों का टोटल 18 था। तो ये फेल क्यों हुआ कि इसमें डिजिट हो गए 4, जब 4 अंक हो गए तो 4 अंक वाली संख्या तो नहीं है। ये फेल क्यों, इसमें 12 लिखना पड़ रहा है बीच में, तो ये भी 4 अंक हो गए, तो ये हो सकता था। लेकिन इसका जब मैंने उल्टा किया क्रम का, तो इन दोनों का अंतर 3 क्षण में नहीं आ रहा है, लेकिन जब इसका उल्टा किया तो अंतर 3 क्षण में आ गया, और हमारा उत्तर आ चुका है। संख्या पूछता तो 864 मूल संख्या, नई संख्या पूछता तो 468, उसने पूछा आपसे सैकड़ा और जो दहाई है उसका अंतर पूछा उसने, तो आंसर क्या देंगे हम, 2 देंगे, और ये हमारा उत्तर हो चुका है 20वां। अब आइए आप 21 पर। 21 में सवाल देखो, ये भी आपका 3 अंकों वाली संख्या का ये कह रहा है यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। अब देखो ये केवल इकाई और दहाई को बदल रहा है, यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस जिसको चेंज कर रहा है आपस में, तो क्या होता है, बदल दी जाए तो वह जो संख्या आएगी वो मूल संख्या से 63 अधिक होगी। इसका मतलब है कि जो नई संख्या आने वाली है वो ज्यादा आने वाली है। इकाई और दहाई को जब चेंज करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी हमारी। फिर क्या हुआ, तो 63 अधिक होगी यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x है। अब देखो इसने कंडीशन डाल दी, अभी मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड संख्या मान रहा था, तो इसमें तो इकाई का अंक जेड है हमारे पास, लेकिन इसने ये बोला है कि आप जेड मत मानिए, इकाई को एक्स मानिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक्स वाई जेड एस मान लेता हूँ, एक्स वाई और जेड एस मान लेता हूँ मैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने मूल संख्या मान लिया, माना मूल संख्या हमारे पास में क्या है, जेड वाई एक्स ये है, तो इकाई पर एक्स आ गया ना। अब जैसे वो कह रहा है उसी हिसाब से आपको मानना पड़ेगा ताकि मिस्टेक नहीं हो। मैंने देखो इकाई पर एक्स मान लिया, दहाई पर वाई मान लिया, सैकड़े पर जेड मान लिया। अब इसको मैं क्रम बदलता हूँ, नई संख्या क्या हो जाएगी बताओ, नई संख्या हो जाएगी, इसने क्रम पूरा नहीं बदला है, इसने बोला कि केवल आप किसको बदलो, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदलो। इकाई का अंक मतलब एक्स है और दहाई का अंक वाई है, तो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो जेड एक्स वाई हो जाएगा। जैसे ही ऐसा करते हैं हम तो ये अधिक हो जाती है, इसका मतलब ये संख्या ज्यादा है, अधिक मतलब डिफरेंस हो गया। इसका मतलब जेड एक्स वाई माइनस जेड वाई एक्स का जो अंतर है वो कितना है, 63। आपने इसमें से घटा दिया, बराबर 63 कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, विस्तार से लिखकर करते हैं। इसका विस्तार करो, 100 जेड प्लस 10x प्लस वाई माइनस 100 जेड माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 63। कुछ कट रहा है देखो इसमें से, ये 100 जेड से 100 जेड कट गया, 10x में से x घटा और 9x रह गया, तो ये रह गया हमारे पास में 9x माइनस 9y बराबर बताओ क्या गया, 9x माइनस 9y बराबर 63।
यानी जो कहो कि 9 कॉमन आ रहा है इसमें से या 9 से डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया बताओ 7 आ गया। ये हमारे पास में इक्वेशन आ चुकी है x माइनस वाई बराबर 7। इसने पूछा है आपसे बताओ x के तीनों संभव मान क्या होंगे। 3 संभव मान पूछ रहा है और 3 संभव मान निकालने के लिए आप चेक करो कितना आ सकता है इसमें। 3 संभव मान इसने बोला कि x और y का अंतर 7 आ रहा है ना, तो आप देखिए यदि मैं x को समझ लो यहाँ 7 ही ले लेता हूँ तो इसको 0 लेना पड़ेगा। मैं x अगर मैंने 7 लिया यहाँ पर तो इसको मैं 0 लूंगा तो अंतर देखो 7 ही तो आएगा। तो एक तो 7 हो सकता है इसके अंदर, 7 और 0 का अंतर 7 ही आता है। अगर मैं यहाँ 8 लेता हूँ तो यहाँ पर आपको 1 लेना पड़ेगा तो भी 7 आ सकता है देखो, ठीक है ना। और यदि मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ, यदि मैं 9 लेता हूँ और 9 का 2 का डिफरेंस करता हूँ तो भी क्या 7 आ सकता है, और तो आगे ले नहीं सकते हम। तो इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप ध्यान से देखो 7 में 0 घटेंगे 7 ही आएगा ना, 8 में से 1 घटेंगे 7 ही आएगा। तो ये सोच के निकालना पड़ेगा। अब इक्वेशन आगे सॉल्व नहीं होगी हमारी। इसने कहा एक्स और वाई का अंतर 7 आ रहा है तो 7 और 0 डिफरेंस 7 हो गया, 8 1 का डिफरेंस 7 हो गया और 9 2 का डिफरेंस 7 हो गया। तो ये सब एक्स के मान है और ये वाई के मान है। तो वाई के तो हमने माना था, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो एक्स वैल्यू 7 8 9, 7 8 9 मतलब फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। 7 8 9 नीतीश ने पहले चेक कर लिया इसको, वेरी गुड। चलिए आगे फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखो क्या कह रहा है सामने आपके। 22 नंबर कह रहा है कि यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक में से उसके अंकों योगफल घटा दिया जाए तो परिणाम सदैव होता है 5 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। तो ये भी जब हम शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे आपसे 2 अंकों वाली संख्या के नियम, 3 अंकों वाली संख्या के नियम जब डिस्कस किए थे हमने शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वहां पर भी मैंने इस चीज को बताया था आपके लिए कि इससे ही मतलब नहीं है, ये तो 100,000 के बीच की बात कर रहा है। आप कोई भी संख्या लें और फिर उस संख्या में से अंकों का योग माइनस कर दें तो जो भी संख्या प्राप्त होती है वो हमेशा 9 से डिवाइड होती है। आप जो इच्छा करें वो संख्या लेके देख लो, जो मन में आती है वो संख्या लेके देख लो आप। जैसे मान लो आपने 2 अंकों वाली संख्या ली कोई, जैसे मान लो आपने 71 लिया, 71 में से आपको 7 + 1 घटाना पड़ेगा। 71 में से 8 घटाओ कितनी बची, 71 में से 8 घटेंगे 63 ही तो आएगा। और देखो 63 हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसने बोला 100,000 के बीच तो मैं 3 अंकों वाली ले लेता हूँ। जैसे मान लो 432 लिया, इसके अंकों योग 4 + 3 + 2 आ रहा है, और 4 और 3 7 और 9 घटाओ इसमें से, और जब 9 घटाएंगे इसमें तो 423 आएगा। और 423 में देखना 9 का भाग जा रहा है क्या, 4 और 2 6 और 3 9 बिल्कुल जा रहा है। तो 9 का नियम तो बिल्कुल आसान होता है कि जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इसका जो उत्तर है वो 9 है। तो ये 100 और 1000 से मतलब नहीं है, वो ये भी कह सकता है भाई 2 या 2 से अधिक अंकों वाली किसी भी संख्या में से यदि उसके अंकों का योग घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी। तो आंसर क्या देंगे हम, 9 से डिवाइड होगी। ठीक है ना, कोई डाउट यहां तक, चलें आगे। चलिए आगे, गुड मॉर्निंग इंद्रा शर्मा। 23 नंबर देखो क्या कह रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो रेगुलर आता रहता है, हर एग्जाम में आते हैं इस टाइप के सवाल, चाहे एग्जाम कोई भी हो, जिसमें मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत भी मात्रा आती है उसमें इस टाइप के सवाल हमको मिलते हैं। और इसको हमें ऑप्शन से करना बहुत आसान रहता है। इसने कहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो देखो हर की वैल्यू कह रहा है अंश से 3 अधिक, देखो यहाँ भी 3 अधिक है, यहाँ भी 3 ज्यादा है, यहाँ भी 3 ज्यादा है, यहाँ भी 3 ज्यादा है। आप सभी चेक करके देखो, इसको सभी चेक कर सकते हैं, इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है यदि अंश में 7 जोड़ दें और हर में से 2 घटा दें तो नई भिन्न 2 के बराबर आती है। तो बताओ वह भिन्न कौन सी है, चेक करो। तो बताइए वह भिन्न कौन सी है, सभी अंदाजा लगाओ इसका। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 जोड़ दी जाए और हर में से कितना घटा रहे हैं हम, 2 घटा रहे हैं, तो भिन्न का मान 2 आता है।
अब बताओ इसमें ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? चलिए पहला चेक करते हैं हम। ये कह रहा है अंश में 7 जोड़ दो, तो 1 में 7 जोड़ा, हर में 2 घटाओ, 4 में 2 घटाया, तो 8/2 का मतलब 4 उत्तर आया। इसका मतलब पहला ऑप्शन फेल। 7 में आप 7 जोड़ो, 10 में से 2 घटाओ, तो 14/8 आया। इसका उत्तर भी 2 नहीं आया, ये भी इसका मतलब फेल। 8/11 का मतलब 8 में आप 7 जोड़ो, 11 में से आप 2 घटाओ, तो ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 7 15 आ रहा है। अंश में 7 जोड़ रहा है वो, तो 8 में 7 जोड़ दी हमने, हर में से 2 घटा रहा है तो 2 घटा दी हमने, 15/9 आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं आ रहा है, फिर तो इसका मतलब आंसर ये रहेगा। फिर तो 5 में 7 जोड़ा और 8 में से 2 घटाया, तो 12/6 आया। बिल्कुल आंसर 2 आ गया, तो इसका उत्तर क्या है, डी है। ठीक है ना, डी आंसर। कोई डाउट यहां तक? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने तथा खाद्य सामग्री पर 96 रुपये खर्च करने का निश्चय किया है। इनमें से 4 मित्रों के अनुपस्थित होने के कारण शेष मित्रों में से प्रत्येक को 4 रुपये अधिक देने पड़े, तो कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए? ये सवाल पूछ रहा है हमसे। पहली बात तो ये कि इसने पूछा कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए। अब ये कह रहा है कि 4 मित्र अनुपस्थित हुए वहां पर। इसका मतलब कि यदि योजना बनाने वाले हमारे पास एक्स थे, तो पिकनिक पर जाने वाले फिर x-4 बचेंगे इसमें। लेकिन वो योजना की वाले की नहीं पूछ रहा है, वो तो कह रहा है कितने मित्र पिकनिक पर गए। सपोज करो कि एक्स मित्र पिकनिक पर गए, तो योजना बनाने वाले फिर x+4 थे। भाई पहले 4 x+4 थे, तो अब हमारे पास देखो 2 चीज हो गई, 2 हमारे पास कंडीशन हो गई कि हमें 96 रुपये खर्च करना था। तो 96 रुपये के अंदर यदि मैं मित्रों की संख्या से डिवाइड कर दूं, इसको दोस्तों की संख्या से डिवाइड कर दें हम, तो प्रत्येक का खर्चा आ जाएगा ना। इसने यही तो बोला है कि यदि आप 96 को पहले x का डिवाइड करें और 96 को आप x+4 से डिवाइड करें, इन दोनों का जो खर्चों का डिफरेंस आ रहा है वो कितने कम आ रहा है, 4 रुपये अधिक आ रहा है इसमें। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर समझ लो कि 100 रुपये बट में आ रहे थे, तो यहाँ पर 104 बट में आ रहे हैं इनको। प्रत्येक के हिस्से के अंदर यदि 100 रुपये आ रहे थे पहले हमारे पास, तो यहाँ 104 आएंगे, या 8 रुपये आ रहे थे, यहाँ पर 12 रुपये आएंगे। तो मतलब ये कहने का हमारे पास में कि 96 रुपये को जब हम दोस्तों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक का खर्चा आएगा, और ये भी प्रत्येक खर्चा है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए हमको। तो इसमें x+4 आ रहा है, तो इसका मतलब समीकरण बनेगी आपकी, द्विघात समीकरण बनेगी, खंड करने पड़ेंगे आपको। तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे आप आराम से। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो पूछ रहा है उसी को एक्स मानना है। इसने पूछा भाई कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए, तो मैंने मान लिया कि माना एक्स मित्र पिकनिक पर गए, तो पहले x+4 थे इसका मतलब। तो 96 में एक बार x+4 से डिवाइड करो और एक बार x से डिवाइड करो। तो जब हम ये पिकनिक वाले हैं जो पहुंचे हैं, ये योजना बनाने वाले थे, तब का खर्चा था। तो इन दोनों खर्चों का डिफरेंस रखा है इसने 4 रुपये। अधिक का मतलब भी डिफरेंस होता है, कम का मतलब भी डिफरेंस होता है। अधिक ये वाला है तो पहले इसको लिखा मैंने, इन दोनों का डिफरेंस बराबर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब सीधा सवाल हो चुका है, यहाँ के यही सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा बड़े ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। अब इसको चेक करो 4 किससे आ सकता है। जैसे मान लो देखो 8 रखा यहाँ पर आपने, 8 का भाग दो इसमें, 8 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें, देखो 8 का भाग इसमें 12 बार जा रहा है। 8 और 4 12 हो गए यहाँ पर, 12 से कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपने x की वैल्यू 8 फुट की पहले ऑप्शन से, तो 96/8 आया। फिर 96/8+4 आया, 8 से भाग दिया 12 आया, 12 से भाग दिया तो 8 आया। डिफरेंस 4 आ रहा है और 4 ही हमको चाहिए। इसका मतलब पहला आंसर ही सही था इसका, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था इसमें। क्लियर? तो ये था हमारा 24।
बिल्कुल ए करेक्ट आंसर। चलें फिर आगे, 25 नंबर देखो क्या कहता है। 25 25 बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली, पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारी उतर गई और 120 सवारियां चढ़ गई। दूसरे स्टेशन पर आधी सवारी और उतर गई तथा 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। तो बताओ आरंभ में रेलगाड़ी कितनी सवारियां लेकर चली थी। तो देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप इसको, चाहे तो बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। सिंपल सवाल है एकदम। सपोज करो कि शुरुआत में हमारे पास में गाड़ी के अंदर एक्स यात्री थे। सवाल पूछ रहा है कि आरंभ में रेलगाड़ी में कितनी सवारियां लेकर गाड़ी चली थी। मैं मान लेता हूँ कि एक्स सवारियां लेकर गाड़ी चली। अब इसने क्या किया, कुछ सवारी लेकर चली तो उस कुछ को हमने एक्स मान लिया है। पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारी उतर गई, तो आधी उतर गई तो आधी तो बचेंगी ना, तो ये हमारे पास बची हुई है। आधी उतर गई उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक्स बटे 2 हमारे पास गाड़ी में यात्री हैं अभी। फिर कह रहा है 120 सवारी चढ़ गई, तो 120 हमने इसमें और जोड़ दिया, मतलब एक्स बटे 2 हमारे पास रह चुकी हैं और 120 और हमने जोड़ दिया इसमें, तो ये हमारे पास में टोटल यात्री हो चुके हैं। इनको लेकर के गाड़ी चलने वाली है अब। फिर कह रहा है कि दूसरे स्टेशन पर आधी सवारी उतर गई। इनका आधा उतर गया तो आधा तो बचेगा ना। जब इनका आधा उतर जाएगा तो आधा बचेगा। इसी को कह रखा है इसने 360 सवारी लेकर के गंतव्य स्थान पर पहुंची, यानी इनका जो आधा है वो है 360 और इसी की वैल्यू 360 दे रखी है। आपसे पूछ रहा है तो बताइए एक्स का मान क्या होगा। हो गया सवाल, 1/2 से इंटू कर दो इसको, तो ये आपका एक्स बटे 4 हो गया। 2 से काटो इसको, 60 रह गया और ये 360 में से आप 60 घटाएंगे 300 आ जाएगा, तो एक्स बटे 4 का जब 300 आएगा तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1200 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान सवाल था। एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर कुछ को एक्स मान लिया हमने, फिर इसने क्लियर बोला है कि आधी उतर गई, तो आधी तो बचेंगी ना। जब आधी उतर गई तो उतरने वाले से मतलब नहीं, जो बच रहा है हमारे पास उसको मतलब है हमें। तो x/2 रह गई हमारे पास प्लस 120, इसको हमने ऐड कर दिया इसमें। तो इन सवारियों को लेकर के पहले स्टेशन से गाड़ी चलेगी। फिर वो कह रहा है कि अगले स्टेशन पर आधी उतर गई तो आधा रह जाएगा हमारे पास, इसका फिर आधा कर दिया हमने। इसी की वैल्यू 360 दे रखी है आपको। फिर इसको सोल्व कर लिया, 1/2 को इससे इंटू किया तो x/4 हो गया। 2 से 120 कट रहा है 60 बार, ये जो कि क्यों है 60 इधर आया तो 360 में 60 घटेगा 300 रह गया और 4 से इंटू करते ही आंसर आ गया। ऑप्शन से भी कर सकते थे आप इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हो चुका है। 26 क्वेश्चन क्या है देखो, ये सवाल ही बहुत आता रहता है, इस टाइप का सवाल ही हमने डिस्कस किया था पहले। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति पास में कुछ मुर्गियां हैं कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गियां हैं कुछ गाय हैं। फिर ये कह रहा है कि उनके कुल सिरों की संख्या 48 है तथा उनके पैरों की संख्या 140 है। तो बताओ मुर्गी कितनी है। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर 2 टाइप के दे रखे हैं आपको, मुर्गी और गाय। ये आप क्लियर जानते हैं भाई, सिर हमेशा हर व्यक्ति का, हर कोई प्राणी हो व्यक्ति हो कोई भी हो, सिर हमेशा एक ही होता है। तो इसने बोला कुल सिरों की संख्या कितनी है यहाँ पर 48 है। इसका मतलब इससे पता लग रहा है कि उनकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 48 हो गई। 48 सिर हैं उनके, तो 48 उनकी संख्या हो गई, क्योंकि हर प्राणी का सिर तो एक ही होता है। पैरों में फर्क है, यहाँ पर पैर एक में तो 4 पैर आएंगे गायों को तो, और मुर्गियों के 2 पैर आएंगे। तो यहाँ पर आप देखो बिना किसी एक्स के सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर एक तो 2 पैर वाले हैं, एक 4 पैर वाले हैं, तो 2 पैर से कम तो किसी के नहीं है। हमारे पास में टोटल पैर 140 थे। अब मैं यदि 48 सिरों के लिए 2-2 पैर दे देता हूँ, 48 हमारे पास हेड हैं, इन सबको 2-2 पैर दे दिए भाई, 2 से कम किसी के नहीं है। कुछ 2 पैर वाले हैं कुछ 4 पैर वाले हैं, 2-2 में सबको दे दिए, तो 48 इंटू 2 बताओ कितना हो गया, 96 पैर हो गया। इसमें से इसको घटाओ, 10 में 4 के 6 के 4 बचा, और यहाँ पर 13 में से 9 के तो ये भी 4 बचा, नहीं 10 में 6 के 4 बचे और 13 में से 9 के 4 बचा, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये 44 जो हमारे पास बचे हैं, ये पैर बचे हैं, किसकी वजह से पैर बचे हैं, ये हमारे पास 2-2 पैर लिए हमने, तो इसका मतलब मुर्गियों के सारे पैर जा चुके हैं। गायों के 4-4 पैर थे, 4-4 में से 2-2 पैर जा चुके हैं। अब 2-2 पैर जो बचे हमारे पास वो गायों की वजह से बचे हैं। यदि मैं इसमें 2 का भाग दे दूं तो हमारे पास में सीधी गायों की संख्या आ जाएगी। यदि आप यहाँ पर गायों की संख्या चाहते हो
तो गायों की संख्या आ जाएगी हमारे पास में 44/2। 2 से भाग क्यों दे रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में 2-2 पैर गायों के बचे हुए हैं। सपोज करो कि प्रत्येक गाय के 5 पैर होते तो मैं यहाँ पर 2 का भाग नहीं देता, फिर इसमें 3 का भाग देता मैं, तो 2-2 पैर तो जा चुके हैं हमारे पास में, 3-3 पैर बचे हुए हैं, तो 2 से डिवाइड किया हमने तो इसका देखो कितना हो गया, 22 आ गया। अगर वो हमसे गाय पूछता तो आंसर 22 था इसका, लेकिन उसने क्या पूछा है हमसे, मुर्गी पूछा है। और टोटल पता ही है आपको 48 है, जब 48 में से 22 घटाएंगे तो मुर्गी कितनी आ जाएंगी हमारे पास, बची कुछ मुर्गियां हैं। 48 में से 22 घटाओ और ये हमारे पास में कितना आ गया, 26 आ गया। ये इसका आंसर था डी। तो इस टाइप के सवाल को हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, और इसको वो अलग टाइप से भी बोल सकता है सवाल को, जरूरी नहीं ऐसे बोले वो कह सकता था हमसे कि भाई एक कक्षा के अंदर कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं जिनकी कुल संख्या 48 है, प्रत्येक लड़का 2 रुपए देता है, प्रत्येक लड़की 4 रुपए देती है, और कुल कलेक्शन उनका 140 रुपए आता है, तो बताओ लड़कियां कितनी है। यही सवाल है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है। उसने क्या बोला कि भाई कुल विद्यार्थी दे दिया उसने आपको 48, और उसने कहा है भाई प्रत्येक लड़का 2 रुपए दे रहा है और प्रत्येक लड़की यहाँ पर 4 रुपए दे रही है, और कुल कलेक्शन इनका बैठ रहा है 140 रुपए, तो बताओ लड़कियां कितनी है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, 2-2 रुपए तो सभी दे रहे हैं ना, तो उसी प्रकार से इसको कर सकते हैं हम। 48 विद्यार्थी दे दिए, चाहे 48 यहाँ पर सिर दे दिए, कॉन्सेप्ट एक ही यहाँ पर। तो ये इसका सबसे बढ़िया तरीका है। और यदि आप एक्स से करना चाहते हो, तो यदि एक्स आप क्या मानेंगे यहाँ पर, मुर्गी मानेंगे, तो 48 माइनस एक्स क्या मानना पड़ेगा आपको, गाय मानना पड़ेगा। फिर आप इसको 4 से इंटू करेंगे, इसको आप 2 से इंटू करेंगे, बराबर 140 कर देंगे। इस समीकरण को हल कर लेंगे तो भी हमारे पास सीधा एक्स बराबर 26 आ जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर एक्स से मुर्गी माना है, तो 48 माइनस एक्स गाय माननी पड़ेंगी आपको। तो आपने 4 से गुणा क्यों किया, 4 पैर होते हैं प्रत्येक गाय के, यहाँ 2 से गुणा क्यों किया, प्रत्येक मुर्गी 2 पैर होते हैं, इन दोनों को गुणा करके जोड़ दिया, बराबर 140 पैर दे रखे हैं टोटल। इसको हल करेंगे तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 26 आएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है 26। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 27 देखो क्या कह रहा है। 27 कह रहा है कि नौकर को 1 वर्ष का भुगतान 500 रुपए और एक कमीज है, नौकर 10 महीने बाद छोड़ देता है तो उसको 350 रुपए तथा कमीज प्राप्त होती है, तो बताओ कमीज की कीमत क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सभी करने की कोशिश करो इसको। क्वेश्चन कह रहा है नौकर को 1 वर्ष का भुगतान 500 रुपए दिया जाता है और एक कमीज दी जाती है। 1 साल की कंडीशन दे रखी है सवाल में कि एक नौकर है कोई, उसको 1 वर्ष का भुगतान क्या है, 500 रुपए दे देंगे और एक कमीज देंगे, ये 1 वर्ष की उसकी भुगतान की वैल्यू है। लेकिन नौकर क्या करता है, नौकर का मन उछड़ जाता है, मन नहीं लगता उसका, 10 महीने बाद वो छोड़ देता है, तो क्या मिलता है उसको, तो 350 में मिलते हैं और कमीज मिलती है। तो सवाल पूछता है आपसे, बताइए उस कमीज की कीमत क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चेक करने की कोशिश करें। भाई देखिए सीधी सी बात है कि 1 वर्ष का भुगतान का मतलब होता है, मैं कमीज को के मान लेता हूँ, जैसे मान लो 500 रुपए मिलते हैं, कमीज को मैंने के ही मान लिया, 500 प्लस के जो है 12 महीने का भुगतान है, तो यदि मैं उसको 12 से डिवाइड कर दूं तो 1 महीने का भुगतान आ जाएगा ना। ये 500 प्लस कमीज तो 12 महीने का था, मैंने 12 से डिवाइड कर दिया इसको, तो 1 महीने की वैल्यू आ गई। और 10 महीने बाद वो जा रहा है नौकर, तो 10 से गुणा कर दिया मैंने इसमें, जैसे ही 10 से इंटू किया 10 महीने की वैल्यू आ गई। अब 10 महीने की वैल्यू आते ही इसने बोला कि ये जो वैल्यू है वो 350 प्लस कमीज है। हो गया क्वेश्चन बस। अब सॉल्व कर लो इसको, 2 से काटो इसको, कितनी बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है, 2 से 5 बार कट रहा है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें 5 से इंटू कर दो, इसको 6 से कर दो, तो ये हो गया 2500, ये हो गया 5K, ये हो गया आपका 6 पंजे 30, 2100 प्लस 6K। 5 को उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो 2500 में से जब 2100 घटाएंगे आप तो 400 रह जाएगा, और 6 के में से 5 के घटाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, बताओ के आ जाएगा। ये इसका उत्तर है। इसका मतलब कमीज अच्छी वाली कमीज थी उसकी 400 रुपये।
अब पूरी साल में 500 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं आप, 400 रुपये कमीज पहना रहे हैं उसको आप, फिर तो भागेगा ही नौकर। ये था सवाल कौन सा, 27। 28 नंबर क्या कह रहा है देखो, 28 नंबर आपका बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, और ये कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया जाता है। यदि एक पंक्ति में एक विद्यार्थी को अतिरिक्त खड़ा करते तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती, और यदि एक पंक्ति में एक विद्यार्थी कम खड़ा करते तो पंक्तियों की संख्या 3 बढ़ जाती। तो बताओ कक्षा में विद्यार्थी कुल कितने हैं। तो दो चीजें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास में विद्यार्थी हैं टोटल, उनको आपने लाइन में खड़ा कर दिया। अब जैसे मान लो एक लाइन के अंदर सपोज करो कि 10 विद्यार्थी हैं और 5 लाइनें तुम्हारे पास, तो 10 × 5 करेंगे तभी तो 50 आएगा टोटल। अगर प्रत्येक लाइन में 10 विद्यार्थी हैं और 10 लाइनें 5 लाइनें तुम्हारे पास में, तो 10 × 5 = 50 टोटल विद्यार्थी हो गए ना। तो ऐसे ही यहाँ पर मान लेते हैं हम कि माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी सपोज करो x है, और पंक्तियों की संख्या सपोज करो मान ली आपने y। तो इसका मतलब है कुल विद्यार्थी कितने होंगे यहाँ पर, कुल विद्यार्थी जाएंगे x × y। तो ये हमारे पास में कुल विद्यार्थी आ गए। लेकिन अब बात क्या बोल रहा है, यदि कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थी को खड़ा किया जाता है, यदि एक पंक्ति में एक विद्यार्थी को अतिरिक्त खड़ा करते, यानी x की बजाय x+1 करते आप, एक अतिरिक्त खड़ा कर दिया, तो सवाल कह रहा है तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती। इसका मतलब y की वैल्यू y - 2 हो जाती। तो जब आपने इसको गुणा किया फिर कुल आ जाएगा। भाई आपने एक विद्यार्थी कम कर दिया, यहाँ से प्रत्येक एक विद्यार्थी बढ़ा दिया, तो आप सीधी बात समझते हैं जब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी बढ़ाएंगे तो पंक्ति कम हो जाएंगी। तो x+1 हमारी पंक्ति हो गई टोटल, मतलब y - 2 पंक्ति हो गई, और प्रत्येक पंक्ति में x+1 विद्यार्थी हो गए। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो विद्यार्थी तो वही है ना, तो बराबर किसके, x/y के, ये बराबर x/y हो जाएगा। तो पहली कंडीशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपका देखो x/y - 2x + y - 2 बराबर x/y। इसको इससे काट सकते हैं, तो ये समीकरण तैयार हो गई हमारे पास। क्या समीकरण बन गई देखो, ये समीकरण बन चुकी हमारे पास में -2x + y - 2 बराबर 0। अब दूसरी बात करते हैं। अब दूसरी बात क्या है देखो, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, दूसरी बात इधर ही कर लेते हैं हम। -2x + y - 2 बराबर 0। अब दूसरी बात कहता है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में हम कितना, एक विद्यार्थी कम खड़ा करते हैं। अब देखो x-1 कर दिया इसको मैंने, तो कम खड़ा करेंगे तो पंक्ति की संख्या बढ़ जाएगी हमारे पास। तो y प्लस कितनी बढ़ जाती है बताओ, 3 बढ़ जाती है, तो y + 3 हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थी तो वही है ना, बराबर किसके, x/y के। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये x/y - 3x नहीं प्लस का 3x माइनस का y -3 बराबर x/y। फिर देखो x/y से x/y कट गया, तो ये आपका 3x - y -3 बराबर 0 आ गया। अब आप इसके साथ में इसको हल कर लो, इस वाली समीकरण को, -2x + y - 2 बराबर 0। तो यहाँ से सीधा हल हो रहा है, y से y कट रहा है देखो यहाँ पर, और यहाँ y बराबर 5 आ गया, क्योंकि -5 और y - 5 बराबर 0 आ रहा है। जब y - 5 बराबर 0 आ रहा है तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। और y की वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दो चाहे इसमें रख दो, तो आपके पास में x की वैल्यू हो जाएगी। तो x वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ही आ गई हमारे पास में, इसमें रख देते हैं इसको -2x और प्लस में y का मतलब प्लस में 5 कर दें इसको, -2x प्लस में 5 और माइनस में 2। तो ये कितना आ रहा है यहाँ से देखो आप, y का मान 5 आ गया ना, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आ रही है 5 दूनी 10,
नहीं सॉरी, एक्स वैल्यू आ रही है यहाँ पर, वाई वैल्यू नहीं, एक्स बराबर -5 है यहाँ पर, तो ये आपका एक्स आ गया, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से, और एक्स का मान यहाँ रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा माइनस में 5 दूनी 10 प्लस में y माइनस में 2 बराबर 0, तो y बराबर 12 आ गया। और जब y बराबर 12 आ गया तो हमारे टोटल विद्यार्थी निकालने हैं, तो कुल विद्यार्थी 12 × 5 = 60 आ गया, क्योंकि एक्स वाई का मतलब 60, तो कुल विद्यार्थी 12 × 5 का मतलब 60। थोड़ा बड़ा सवाल था ये। अब करने को तो एक बेसिक आइडिया से कर सकते हैं सवाल को, एक आइडिया ले सकते हैं हम, लेकिन आइडिया यहाँ पर जितनी देर में लेंगे तब तक वो समीकरण हल कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर को नहीं लिखते हम, सीधा हम समीकरण लिखते हैं, ये वाली और ये वाली। अभी मैंने पूरा समझाया स्टेप बाय स्टेप, इसलिए पूरा लंबा लग रहा है आपको। तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी x है और पंक्तियों की संख्या यहाँ पर y है, तो टोटल विद्यार्थी होगा यहाँ पर x × y। फिर इसको हमने सॉल्व किया कि वो कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में यदि एक विद्यार्थी ज्यादा खड़ा करते हैं तो पंक्ति संख्या 2 कम हो जाती है, तो x + 1 y - 2 कर दिया, गुणा कर दिया, तो कुल विद्यार्थी हमारे x y है, तो विद्यार्थी तो वही है, तो इसको बराबर x y कर दिया हमने। इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा ये आ गया। दूसरी कंडीशन थी कि एक विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में कम खड़ा करते हैं तो पंक्ति संख्या 3 बढ़ जाती है, तो इसका इससे गुणा किया, बराबर x y कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, दोनों समीकरण हल कर दिया, तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। और जब x का मान 5 आ रहा है यहाँ पर, तो फिर आपकी जो y की वैल्यू आ रही है 12 आ रही है, और y की वैल्यू जब 12 आ रही है तो y का मान निकालने के लिए चाहे हाँ करो पुट, चाहे इसमें पुट कर दो, दोनों से एक ही मान आएगा, और 12 × 5 = 60 यहाँ पर टोटल विद्यार्थी आ चुके हैं हमारे। ठीक है ना। तो ये था हमारा 28 नंबर। 29 नंबर बिल्कुल वर्बली क्वेश्चन है। देखो हमारा लगभग काम पूरा हो चुका है। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 225 मीटर लंबी रोड में बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए, इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में पेड़ लगाए जाते हैं, तो बताओ 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी। अब जैसे मान लो हमारे पास में 5 पेड़ हैं, 1 2 3 4 5, तो गैप कितने हैं इसके अंदर, 4 गैप हैं। यदि 4 गैप है तो इसका मतलब प्रत्येक गैप चाहिए इसको, इसका मतलब है कि 225 पेड़ है, 225 मीटर की डिस्टेंस है हमारे पास। अगर 225 डिस्टेंस को हम 26 पेड़ लगा रहा है तो गैप तो 25 ही आएंगे ना, तो यानी 25 से इसको डिवाइड कर दें तो इसका मतलब प्रत्येक गैप की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कह सकते हैं हम, 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी, पेड़ों के बीच की दूरी। और ये आ चुकी है हमारे पास 225 बटे हमारे पास में एक कम कर दो, इसमें से आप एक कम क्यों कर दें भाई, जैसे 1 2 3 4 5 पेड़ बोल रहा हूँ तो गैप तो 4 ही हुए ना, तो यहाँ पर आप 25 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये इसका मतलब 9 मीटर, ये आंसर आ गया। और ये हमारा प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का काम पूरा हो चुका है इसके अंदर। ठीक है ना। तो नया पार्ट हमारा टाइम एंड वर्क का आएगा। टाइम एंड वर्क को 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है हमने, तो पहले उसमें यूनिटी मेथड आएगा, मिस समानुपात, उसको डिस्कस करेंगे हम कल। ओके।